गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7th का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, डेटा हैंडलिंग। इसमें पहला कंसेप्ट है डाटा। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स टू गिव सम इंफॉर्मेशन। डाटा क्या होता है? इट इज़ ए कलेक्शन। किस चीज़ का कलेक्शन है? फैक्ट्स का। फैक्ट्स मतलब होता है तथ्य। तथ्यों का एक समूह होता है। कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स। किसके फॉर्म में होगा? नंबर्स के फॉर्म में। और ये क्या काम करेंगे? गिव सम इंफॉर्मेशन, हमें कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यानी कि इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स विच गिव सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, ऐसे नंबर्स का कलेक्शन जो हमें कुछ इंफॉर्मेशन बताते हों, उन कलेक्शंस को हम डाटा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन ए क्लास टेस्ट। कोई भी क्लास टेस्ट होता है, उसमें बच्चों के मार्क्स हैं, तो बच्चों के मार्क्स जो हैं वो नंबर के फॉर्म में आएंगे, तो उनको हमने कलेक्ट कर लिया, तो ये एक डाटा है। तो इससे हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिल जाती हैं कि कौन सा बच्चा टॉपर है, कौन सा बच्चा फेलियर है, पासिंग परसेंटेज कितनी है, फेलियर परसेंटेज कितनी है। समझ आ रहा है? तो इस तरह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन बच्चों के बारे में हमें पता चल जाएगी। ठीक है, इसी तरह से है टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सिटीज़ इन अ पर्टिकुलर डे। किसी भी एक दिन का अलग अलग शहरों के अगर हमने तापमान लिख लिए, तो हमें ये पता चल जाएगा कि सबसे गर्म सिटी कौन सी है। ठीक है, हॉटेस्ट सिटी। इसी तरह से सबसे कूलेस्ट सिटी कौन सी है, सबसे ठंडी सिटी कौन सी है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन वहाँ से पता चल सकता है हमें। ऐसी एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कि रन स्कोर्ड बाय बैट्समैन इन 6 इनिंग्स। उसने 6 मैचेस खेले हैं और 6 मैचेस में जो उसने रन बनाए हैं, इन सब को एक जगह कलेक्ट कर दिया गया है। तो ये जो कलेक्शन है ये नंबर के फॉर्म में है, और इन कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं? डेटा। ये जो नंबर्स हैं ये हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि इस बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन किस मैच में बनाए हैं। तो यहाँ दिख रहा है हमें सबसे ज़्यादा रन इसने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इनिंग में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। समझ आ रहा है? इस तरह से सबसे कम रन किस मैच में बनाए हैं, इसका एवरेज रेट कितना है, मतलब खेलने की रन बनाने की एवरेज रेट कितनी है, ये सारी चीज़ें हमें इससे पता चल जाती हैं। तो समझ आ रहा है आपको डाटा क्या होता है? कि डाटा जो है होता है नंबर्स का कलेक्शन होता है, जो कि कुछ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब ये नंबर्स का कलेक्शन होता है, तो इसमें जितने भी नंबर्स होते हैं, किसी भी डाटा के अंदर जितने नंबर होते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं? ऑब्जर्वेशंस। उन सारे नंबर को हम ऑब्जर्वेशन, इसमें कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। ये 6 के 6 नंबर ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगे। समझ आ रहा है? अब कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया है, उस चीज़ को उसकी फ्रीक्वेंसी कही जाती है। यहाँ पे सारे नंबर एक ही बार आए हैं, इसलिए सबकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 है। ठीक है, 36 भी एक ही बार आया है, 35 भी एक ही बार आया है, तो जो भी नंबर जितनी बार आएगा वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ ए पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन अकर इन ए डेटा। अकर मतलब पाया जाना होता है ना? किसी भी डाटा के अंदर कोई भी ऑब्जर्वेशन जितनी बार पाया जाता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर एज फॉलोज। 10 बच्चों के मार्क्स यहाँ लिखे हैं। पहले बच्चे का 1 नंबर आया, दूसरे बच्चे का 2 नंबर आया, तीसरे बच्चे का 7 नंबर आया, चौथे बच्चे का 2 नंबर आया। इस तरह से जो 10वां बच्चा है उसके 7 नंबर आए हैं। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे? ऑब्जर्वेशन। समझ आ रहा है? डाटा के अंदर जितने भी नंबर्स होते हैं उन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशंस। अब जिस ऑब्जर्वेशन की जितनी बार रिपीटेशन होगी वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है। जैसे 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, 4 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 4। 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3, तो 2 की फ्रिक्वेंसी 3 हो गई। इस तरह से 7 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 और 2, 7 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 7 की फ्रिक्वेंसी 2 हो गई। और 8 जो है एक ही बार आ रहा है, तो 8 की फ्रिक्वेंसी 1 हो जाएगी। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे ये सारे क्या कहलाएंगे? ऑब्जर्वेशंस कहलाएंगे, और ये जो हैं ये इनकी फ्रीक्वेंसी कहलाएंगी। यहाँ लिख भी दिया मैंने, हेयर 1 2 7 and 8 आर ऑब्जर्वेशंस
एंड 4, 3, 2, 1 आर फ्रीक्वेंसीज। 1 की फ्रीक्वेंसी 4, 2 की फ्रीक्वेंसी 3, 7 की फ्रीक्वेंसी 2, 8 की फ्रीक्वेंसी 1। समझ आ रहा है? 1 की फ्रीक्वेंसी 4 का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन, जो 1 ऑब्जर्वेशन है वो 4 बार आया हुआ है। कोई भी डाटा है उसके अंदर 1 कितनी बार आया हुआ है? 4। हमें ये फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि वो ऑब्जर्वेशन कितनी बार आया हुआ है डाटा के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको ढंग से समझना है, अभी सीख लेना, आगे क्लासेस में बहुत काम आएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब ये होता है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन डाटा के अंदर कितनी बार रिपीट हो रही है। समझ आ रहा है? कोई भी नंबर कितनी बार रिपीट हो रही है, जो नंबर जितनी बार रिपीट होगी वो उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है ये क्वेश्चन। कोई भी ऑब्जर्वेशन जितनी बार रिपीट होती है डेटा के अंदर, वो उस ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी कहलाती है। समझ आ गया? ठीक है, बहुत इजी कंसेप्ट है और इसको आपको याद रखना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट कंसेप्ट है अरेड डाटा। अभी हमने एग्जांपल देखा था, इस एग्जांपल में जो डेटा है यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे क्या है कि ये अरेंज नहीं है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, लेकिन इसी डेटा को हमने इसमें नेक्स्ट इसमें क्या किया कि इसको हमने ऑर्डर में कर दिया, अरेंज कर दिया, हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। 1 की फ्रीक्वेंसी 4 थी, यानी 1 4 बार रिपीट हो रही थी, तो 1 4 बार आ गया। फिर 2 जो है वो 3 बार रिपीट हो रहा था, तो 2 को 3 टाइम्स लिख दिया। 7 2 बार रिपीट हो रहा था, 2 टाइम्स आ गया। और 8 1 टाइम था, तो 8 को हमने 1 बार लिखा है। तो किसी भी डेटा को अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो उसको फिर हम अरेड डाटा बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप अरेंज कर देंगे तो उस डेटा को क्या बोलेंगे? अरेड डाटा। अच्छा, नेक्स्ट है ये कि अगर कोई डाटा है आपके पास, उसको अगर हमने टेबल में लिख दिया और उसमें हमने फ्रीक्वेंसी लिख दी और टेली मार्क्स लिख दी, तो इस तरह का जो टेबल होता है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी टेबल। हमारा टेबल शोइंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस ऑब्जर्वेशन, ऐसा टेबल जो ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी हमें बताए, उस टेबल को हम कौन सा टेबल बोलेंगे? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी टेबल, ये दोनों एक ही नाम है, किसी भी नाम से आ सकता है पेपर में। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे तब भी यही बनाएंगे, फ्रीक्वेंसी टेबल बोलेंगे तब भी यही बनाएंगे। इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। अगर वो बोलेंगे कि टेबुलर फॉर्म में अरेंज करो इसको, तो फिर हमें टेबल बनाना है। ठीक है, नाम से पता चला टेबुलर टेबल बनाना है, इसलिए टेबुलर फॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ये ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं आपके पास, इसको हमें टेबुलर फॉर्म में अरेंज करना है। ठीक है, टेबुलर फॉर्म बनाना है इसका। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे हमने मार्क्स लिख दिया है क्योंकि ये बुक में लिखा हुआ है कि मार्क्स है ये। अगर इसमें ये मार्क्स नहीं लिखा होता तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं? ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, जहाँ पे बुक में लिखा हुआ है कि ये जो है ये ऑब्जर्वेशंस मार्क्स हैं, इसलिए हमने यहाँ पे मार्क्स लिख दिया है। कुछ नहीं लिखा होगा तो ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, अगर नाम लिखा होगा तो यहाँ नाम लिख देंगे। ठीक है, हमने मार्क्स लिख दिया। अब इसमें क्या करते हैं कि मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा इसमें से कौन सा है ये देखते हैं। सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 1। ठीक है, 1 हमने लिख दिया। फिर ऐसी 2 3 4 5 6 7 और 8, लास्ट में 9। सबसे मैक्सिमम कौन सा है? 9 है। ठीक है, सबसे बड़ा इसमें 9 है, तो हमने यहाँ 9 लिख दिया है। क्लियर है? मिनिमम से स्टार्ट करके और मैक्सिमम तक चले जाएंगे। समझ आ रहा है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसमें डेटा के अंदर देखेंगे कि सबसे छोटी नंबर कौन सी है, वहाँ से स्टार्ट करोगे और कंटिन्यू करते करते और सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अब इसके बाद क्या काम है कि 1 की टेली मार्क्स लिखनी होती है। टेली मार्क का क्या काम होता है कि टेली मार्क बनाने से इसमें गलती नहीं होती है। अभी तो यहाँ बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, जो बहुत बड़े बड़े डेटा होते हैं जिसमें बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस होते हैं, तो उसमें काउंटिंग मिस्टेक हो जाती है। तो टेली मार्क बनाने से काउंटिंग मिस्टेक नहीं होती है। कैसे करेंगे? जैसे हमने यहाँ 1 लिखा है, ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि 1 कहाँ पर है। अब 1 यहाँ मिल गया है तो इसको क्रॉस कर दो और यहाँ पे एक लाइन बना दो। ठीक है, फिर अब इसके बाद 2 देखेंगे, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे, यहाँ 2 पहला 2 मिल गया, एक लाइन, इसको क्रॉस कर देंगे। फिर आगे गए दूसरा 2 मिल गया, इसको क्रॉस कर देंगे, दूसरा लाइन बना देंगे। फिर आगे हम जाएंगे, कहीं भी 2 नहीं है, ठीक है। फिर 3 भी ऐसी 1 हो जाएगा। फिर 4 देखेंगे, पहला 4 हो गया, एक लाइन हमने बना दिया। फिर हम आगे जाएंगे, हमें दूसरा 4 मिल गया, इसको क्रॉस कर दिया, दूसरी लाइन बना दी हमने। फिर हम आगे जाएंगे, यहाँ पे
यहाँ आके हमें तीसरा 4 मिला, तो तीसरी हमने क्रॉस कर दिया और तीसरी लाइन बना दी। ऐसे यहाँ पे 5 है, इसको सर्च करेंगे, पहला 5 इसको क्रॉस कर दो, एक लाइन, दूसरी 5 इसको क्रॉस कर देंगे, दूसरी लाइन, तीसरा 5 इसको क्रॉस कर देंगे, तीसरी लाइन, फिर ये चौथा 5 है, इसको क्रॉस कर देंगे, फोर्थ लाइन, इसके बाद ये है पांचवा 5। तो जो 5th नंबर का होता है ना, उसमें 5th लाइन नहीं बनाते हैं, इसमें हम क्रॉस बनाते हैं ऐसे, यहाँ से 1 2 3 4 और 5th वाले में यहाँ ऊपर से लेके इसके नीचे तक ये लाइन बनानी है, ये 5th माना जाता है। ठीक है, हमेशा ऐसे बनाना है। फिर 6 7 8 9 10, क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 डंडे, फिर 5वां क्रॉस। 5th हमेशा क्रॉस में ही बनता है। ठीक है, फिर ऐसे 6 4 बार है, 7 2 बार है, 8 1 बार है, 9 1। तो हम यहाँ से क्रॉस करते जाएंगे, लास्ट में एक भी ऑब्जर्वेशन बचेगा नहीं। अगर कोई बच जाता है तो हमें पता चल जाएगा कि ये छूट गया था, तो वहाँ पे वो डंडा खींच दो। ठीक है, कोई बचता नहीं है वैसे लास्ट में। अगर बाई चांस भूल भी जाए काउंट करना, तो वो बच जाएगा, लास्ट में बच जाएगा, तो हम देख के अरे ये बच गया, वो वहाँ पे हम लिख देंगे। टेलीमार्क से मिस्टेक नहीं होती कभी भी। तो टेलीमार्क आपको ऐसे बनाना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, फिर टेलीमार्क्स बनाते हैं, तो उसमें फिर टेलीमार्क्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। टेलीमार्क्स बनाया इसीलिए जाता है ताकि ये इसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन छूट ना जाए। ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। अब इसके बाद टेलीमार्क बना दिया, उसके बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी लिख दी, जितनी टेलीमार्क है उतनी फ्रीक्वेंसी होगी। 1 की ये 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, ये 5 है तो ये 5 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और 1 1 आ जाएगा। यानी 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है। ठीक है, 5 की फ्रीक्वेंसी 5 है, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, 6 की फ्रीक्वेंसी 4 है, 7 की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो इस तरह से जो टेबल में हम अरेंज करते हैं डेटा को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल और फ्रीक्वेंसी टेबल। और इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? टेबुलर फॉर्म। तो इस तरह के इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और हर एक क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन बताओ, लोएस्ट ऑब्जर्वेशन बताओ। इसमें हाईएस्ट नंबर 1 है, 1 आ जाएगा। लोएस्ट नंबर इसमें हाईएस्ट नंबर इसमें कितना है? 9 है। हाईएस्ट नंबर इसमें 9 है, हाईएस्ट नंबर 9 आ जाएगा। इस फर्स्ट पार्ट है। और सेकंड पार्ट में बोला लोएस्ट नंबर यहाँ पे कितना है? 1 है। मिनिमम 1 है, मिनिमम 1 आ जाएगा, और मैक्सिमम 9 है, मैक्सिमम 9 आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं 3.1 में, आप इसको कर लेना। समझ आ गया ये? ओके। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट है रेंज। ठीक है, रेंज। अब रेंज कैसे डिफाइंड होता है? रेंज की डेफिनेशन ये होती है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा उसको हम बोलेंगे रेंज। समझ आ रहा है? अभी हमने ये क्वेश्चन देखा था, इसमें जो हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन 9 है और लोएस्ट कौन सा है? 1 है। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 9 हो गया, मिनिमम ऑब्जर्वेशन 1 हो गया। तो यहाँ पे हमारा रेंज कितना आ जाएगा? इसमें 9 - 1 8 आ जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है इन द लास्ट एग्जाम्पल रेंज इज इक्वल टू 9 - 1 8। रेंज 1 मार्क्स में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेंज निकालने के लिए आता ही है एग्जाम में, इसलिए इसको आपको याद रखना है। ये फॉर्मूला, जब भी रेंज निकालना है तो जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो फिर रेंज आ जाता है। समझ आ गया? मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन का शॉर्टकट लिखा है मैंने। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लेना, मैंने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, समझ आ रहा है? ये ऑब्जर्वेशन लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कितना है? 9। मिनिमम ऑब्जर्वेशन कितना है? 1। 9 - 1 8 आ रहा है। इसका नेक्स्ट कंसेप्ट है मीन। इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं और एवरेज भी बोलते हैं। तीनों एक ही बात है। तीनों में से कुछ भी निकालने के लिए बोलेंगे हमें यही फॉर्मूला लगाना है। इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसका ये है पहला क्वेश्चन है, ये 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इन्होंने बोला है कि फर्स्ट 5 होल नंबर है, इसका आप मीन निकालो। तो फर्स्ट 5 होल नंबर कौन कौन से होते हैं? 5 होल नंबर्स कौन कौन से होंगे? 0 से स्टार्ट होता है होल नंबर, 0 1 2
3 और 4, ये 5 होल नंबर्स हैं। समझ आ रहा है? फर्स्ट 5 होल नंबर्स कौन से होंगे? 0, 1, 2, 3, 4, ये फर्स्ट 5 होल। अब हमें निकालना है इनका मीन। तो मीन में क्या होता है कि ये क्या हो जाएगा हमारा? ऑब्जर्वेशन। इसको हम क्या बोलेंगे? दीज आर द ऑब्जर्वेशंस। अब हमें ऊपर क्या करना है? इनका सम, इन सबको प्लस कर दो, 0 + 1 + 2 + 3 + 4। और नीचे क्या आता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इनको काउंट करके लिखना है। कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ जाए। फिर इसको प्लस कर देंगे, 4 + 3 7, 7 to 9 और 1 10, 10/2, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 10, 2 आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? इस तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें इन्होंने बोला है कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन नहीं है, ये ऐसे ही मैंने अपनी तरफ से दे दिया है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, इसका आप मीन निकालो। इसमें समस्या आ जाती है, कई बच्चों को प्राइम नंबर ही पता नहीं होता है। ये क्लास 6 में हमने पढ़ा है। प्राइम नंबर क्या होता है कि 2, 3, 5, 7 और 11, जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, 1 के टेबल में आते हैं और अपने टेबल में आते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, जो 1 के टेबल में आएगा और अपने टेबल में आएगा उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। जो किसी और के टेबल में आ जाता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये 6 क्लास में पढ़ा था। अब 5 प्राइम नंबर लिख रहे हैं, फर्स्ट 5 स्टार्टिंग से लिखेंगे। पहला प्राइम नंबर 2 है, उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है और फिर 11 आ रहा है। अब इसका मीन निकालना है। ठीक है, तो मीन में क्या करेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख देंगे, 2 + 3 + 5 + 7 + 11, इन सबको प्लस कर दो। और नीचे क्या आ रहा है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इन सबको काउंट कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 5 आ गया। समझ आ गया? ऊपर क्या आएगा कि जो भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको प्लस करके लिख देते हैं, और नीचे क्या आएगा कि कितने हैं ये, इनको काउंट करके लिखना होता है। ठीक है, आई थिंक बहुत ईजी है, आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा, है ना? इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल कितना आएगा? 28। 28 डिवाइडेड बाई 5, इसको सॉल्व करेंगे तो 5.6 आएगा आंसर। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 में मीन के सारे क्वेश्चंस हैं, रेंज फाइंड करने के क्वेश्चंस हैं। तो इन दोनों के एग्जाम्पल के बेसिस पे आप आराम से कर सकते हैं एक्सरसाइज 3.1। एक चीज़ इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला ज़रूर लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के भी मार्क्स हैं। ठीक है, सीबीएसई में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो फॉर्मूला अगर आप नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट आप कर देंगे तो मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यहाँ तो स्पेस कम था मैंने, और मुझे एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने आप फॉर्मूला नहीं लिखा है। लेकिन जैसे यहाँ पे लिखा है तो मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर, पहले आप यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद फिर ये काम करेंगे। यहाँ पे भी ऐसी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसके बाद ये काम करना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.1 आप इजीली कर सकते हो, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3.1 कर लेना। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।